सभी विद्वानों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी इस क्लास को, हमारे इस वर्कशॉप को अटेंड करने का प्रयास किया। भदौरिया जी को भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे बड़े पुराने मित्र हैं और काफी विद्वान व्यक्ति हैं। मैं कई सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ऑक्कल्ट साइंस के, तो आज सोचा कि ये मेरी चौथी वर्कशॉप है सर्वतोभद्र चक्र की। सर्वतोभद्र चक्र जो है अपने आप में ही एक ऐसी चीज है जिसे आप शेयर मार्केट का प्रेडिक्शन या किसी भी चीज का प्रेडिक्शन के लिए काम ले सकते हैं। ये वैदिक की सबसे उच्चस्थ आप विधा समझ लीजिए। वैदिक में इसका जो महत्व है काफी अच्छा महत्व है। देखिए, सर्वतोभद्र चक्र नाम से ही पता लगता है कि इसमें आप सभी चीजों के प्रेडिक्शन के लिए इसे यूज कर सकते हैं। इसमें आपके 81 पद होते हैं। आप एक बार अंकित जी इसको डिफाइन करना आप। बिल्कुल सर। इसमें देखिए 81 पद हैं और 81 पद में ऊपर की तरफ जो है वो पूर्व दिशा होती है, जैसे अपने जन्म कुंडली में होती है वैसे ही ऊपर इसमें पूर्व दिशा, सीधे हाथ की तरफ दक्षिण दिशा और उल्टे हाथ की तरफ उत्तर दिशा और नीचे पश्चिम दिशा होती है। इसमें 28 नक्षत्र का समावेश होता है। कृतिका से शुरू होता है। इसमें पूर्व की तरफ कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, इस तरह से नक्षत्र इसमें 7 नक्षत्र पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा की तरफ एक अभिजित और नक्षत्र लिया जाता है इसमें, जो कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र के बीच का नक्षत्र है। इस तरह इसमें आपके जो है वो 28 नक्षत्र लिए जाते हैं। 7 नक्षत्र पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर की तरफ होते हैं। जिस तरह आपकी राशियां हैं वो 12 राशियां मेष से लेकर और मीन तक, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सर्वतोभद्र चक्र वही कर सकता है जिसको एस्ट्रोलॉजी का अच्छा नॉलेज हो। इसके बाद आपकी जो इसमें जो ली जाती है, सबसे पहले जो अवकरा चक्र के इसमें स्वर और व्यंजन लिए जाते हैं, जो कि वो भी उत्तर की पूर्व की दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा में, जैसे अपन देखते हैं इसमें पहले अपन कृतिका मतलब ईशान की तरफ से देखेंगे तो ए होता है और अग्नि दिशा में आ होता है। इसी तरह नीचे नैऋत्य में ई होता है और वायव्य कोण में बड़ी ई होता है। इसके बाद जो सेकंड रो है कृतिका के नीचे, वो उ, ए, वे, के, है, रे और बड़ा ऊ, इस तरह से लिए जाते हैं। इसके बाद दक्षिण दिशा में मैं, टे, पे, रे, ते और बड़ी री, इस तरह लिए जाते हैं। इसके बाद पश्चिम दिशा में ने, ये, भे, जे, खे और बड़ी री, इसका समावेश होता है। इसके बाद जो अंदर की जो है 81 पद में, सबसे पहले इसमें वृषभ, मिथुन और कर्क राशि ली जाती है।
उसके बाद दक्षिण दिशा में सिंह, कन्या और तुला ली जाती है। पश्चिम की तरफ वृश्चिक, धनु और मकर ली जाती है। और उत्तर की तरफ कुंभ, मीन और मेष ली जाती है। इसके बाद अंदर जो है औ और बड़ा औ, नीचे अंग और है। और इसमें जो तिथि है वो अंदर की तरफ होती है। जो अंतिम इसके चरण हैं उसमें सबसे पहले 1, 4 और 11, जिसको नंदा तिथि बोलते हैं, 1, 6, 11 नंदा तिथि होती है। इसमें रवि और मंगल, सूर्य और मंगल होते हैं। इसके बाद भद्रा तिथि होती है, जिसमें 3, 7, 2, 7 और 12 ये भद्रा तिथि है। और सोमवार और बुधवार ये लिए जाते हैं। इसके बाद जया तिथि है, 3, 8 और 13। इसके बाद उनकी जी डिस्टर्ब मत करो। इसके बाद 4, 9 और 14, इसको की रिक्ता तिथि बोलते हैं। और शुक्र इसका आधिपत्य है, तो शुक्र को लिया जाता है। और अंत में मध्य में जो है 81वें पद में जो है वो पूर्णा तिथि होती है, 5, 10 और 15। इसका आधिपत्य शनि के पास है। इस तरह से ये पूरा चक्र बनता है। और इसमें स्वर और व्यंजन 20 स्वर लिए जाते हैं और 12 व्यंजन लिए जाते हैं, इनका समावेश होता है। पूर्व की तरफ के साथ जो है घ, ञ और छ को भी लिया जाता है। और दक्षिण की तरफ श, ण और ठ को लिया जाता है। पश्चिम की तरफ ध, फ और ढ को लिया जाता है। और उत्तर की तरफ थ, ज और य को लिया जाता है। इस तरह से 81 पद इसके बनते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी चीज जो है वो सर्वतोबद्ध चक्र में जो आपके ग्रहों के वेद होते हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसमें सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु ये तीनों तरह से वेद कर सकते हैं। दक्षिण वेद, वाम वेद, सन्मुख वेद। इसमें जो स्लो स्पीड के जो ग्रह हैं, जो शनि है और गुरु है, वो हमेशा अगर वक्री नहीं है तो सन्मुख वेद करेंगे। इसके बाद जो वक्री ग्रह है वो हमेशा दक्षिण वेद ही करते हैं। और राहु केतु हमेशा वक्री ही होते हैं, वो भी दक्षिण वेद करते हैं। जो इसमें हाई स्पीड के जो ग्रह हैं वो हमेशा वाम वेद करते हैं, मतलब उत्तर की तरफ का वेद होता है उनका, या वाम वेद करते हैं, मतलब जहां पर व्यक्ति खड़ा है उससे जो बायां है वो आपको वाम वेद बोलते हैं। वो आपके हाई स्पीड वाले जो ग्रह हैं वो करते हैं। इसके लिए जो सबसे अच्छा पंचांग माना जाता है वो जन्मभूमि पंचांग में इसकी सारी डिटेल मिल जाती है। तो ये इस तरह से अपना सर्वतोभद्र चक्र का इस तरह से किया जाता है। अब देखिए, मैं ये बताता हूं कि कौन सा व्यक्ति है जिसको शेयर बाजार का काम करना चाहिए। तो वित्तीय ज्योतिष में जो है वो कोर्स को 2 भाग में बांटा है। एक व्यक्तिगत कुंडली रीडिंग और एक व्यक्ति को निवेश में कमी या उसको अच्छाई की तरफ ले जाने वाले कौन से ग्रह। तो लाभ के जिम्मेदार जो है 2 नंबर जो है व्यक्ति का वो खुद का पैसा है, सेकंड हाउस जो है। इसके बाद जो 5 नंबर है व्यक्ति का, जो 5 कालपुरुषी कुंडली से अगर अपन देखते हैं तो 5 नंबर निवेश का ग्रह है, घर है। इसके बाद जो 9वां भाव है वो भाग्यस्थान है। 11वां भाव वो लाभ और लाभ के लिए जिम्मेवार है। और तीसरा भाव इसमें साहस के लिए देखा जाता है। अब कौन व्यक्ति है जो इस बाजार में काम करे या नहीं करे।
उसके लिए किसी भी कुंडली को अपन अगर देखते हैं तो चंद्रमा का सबसे पहले देखा जाता है, क्योंकि चंद्रमा किसी भी निवेश के क्षेत्र में लाभ के परिणाम का जिम्मेदार होता है। इसके बाद बुध का विश्लेषण करते हैं, क्योंकि बुध जो है निवेश के लिए सजगता देता है और विश्लेषण करने की क्षमता देता है। इसके बाद राहु को देखते हैं कि बाजार में राहु, बाजार का कारक जो है वो राहु है, और परिवर्तन और प्रवाह की योजना भी राहु ही बनाता है। निवेश करने के लिए शीघ्र पढ़ने, मतलब उसकी एनालिसिस निकालने के भी लिए राहु उसको निर्देशित करता है। इसके बाद मंगल का नंबर आता है, मंगल को देखते हैं जो निवेश के लिए संकल्पना, मतलब उसको किस तरह से निवेश किया जाए उसकी आपको बताता है कि इसमें आपको निवेश करने का कितना आप में साहस है या कुंडली की क्या ताकत है। लगन और लगन का स्वामी कुंडली की ताकत के लिए जीत का जिम्मेदार होता है, और अंत में लाभ के लिए सफलता का जिम्मेदार गुरु है, क्योंकि वो भाग्य स्थान का भी कारक है। इन सब आपके कुंडली को अगर अपन विश्लेषण करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि कुंडली के में कौन से लाभ और हानि के राशि के संकेत कौन कौन से हैं। तो देखिए, सेकंड हाउस जो है वृषभ राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, क्योंकि बुध को इंडिकेट करती है, और निवेश में आने वाले परिणामों को आपका जो है वो आपका जो विल पावर जो है कि निवेश में काम कितना कर सकते हैं आप, उसके क्या परिणाम रहेंगे, उसके लिए सूर्य भी जिम्मेवार है। इन सब बातों को ध्यान में रख के आप निवेश के लिए एक अपनी बता सकते हैं कि आप इसमें निवेश करें या नहीं करें। मतलब हर व्यक्ति को इसमें ये नहीं कि अपन कोई भी व्यक्ति इसमें आपको निवेश, क्योंकि उसमें अगर आप इसको अगर नहीं देखेंगे तो आपको हानि का सामना करना पड़ेगा। अब सर्वतोबद्ध चक्र में वर्ण आदि पंचक जो होती है वो स्वर, तिथि, नक्षत्र, राशि और जन्म लग्न के अनुसार उसको देखते हैं। ये वर्णनारी पंचक है, इसको अपन पांचों चीजों को देखा जाता है। सबसे पहले स्वर, उसके बाद तिथि, फिर नक्षत्र, फिर राशि। ये सब चीजें देखने के बाद अपन, अब आप देखिए कौन सी चीज, कौन से कारक को, कौन सा जो प्लेनेट है, कौन से चीज का कारकत्व है। सूर्य जो है कीमती धातु, जवाहरात और सरकारी विभाग को इंडिकेट करता है। चंद्र पेट्रोल, होटल या कोई द्रव्य को या कोई दूध को, उनको भी इंडिकेट करता है। मंगल उद्योग, मशीनरी, लोहा, ऑटो, फार्मेसी और गोल्ड। बुध सिल्क, टेक्सटाइल, खाद्य पदार्थ, कंज्यूमर गुड्स को इंडिकेट करता है। गुरु बैंक के शेयर्स, बीमा कंपनी के शेयर, सिल्वर, जूट, धातु और कंफर्ट जो चीजें हैं व्यक्ति के जीवन में, उनको इंडिकेट करता है। शुक्र टेक्सटाइल को, जूट, सिल्क, शुगर, सिल्वर, मीडिया, सुगंधित पदार्थ, शराब और मॉल शॉप की चीजों को भी इंडिकेट करता है। शनि मेटल, माइनिंग, सीमेंट, लोहा, कृषि और यंत्र को इंडिकेट करता है। राहु मीडिया, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल गुड्स और बिजली के सामान को इंडिकेट करता है। केतु जो है वो टेक्निकल पावर्स और इंफॉर्मेशन सिस्टम को बताता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति के अगर कुंडली में कौन से ग्रह अच्छे हैं तो उनको, और गोचर भी देख सकते हैं उस दिन का कि गोचर में कौन सा ग्रह अपने कारक जगह पर है और कौन सा आपको बेनिफिशियल है। उसके हिसाब से आप उन शेयरों में ही निवेश करें। इसके अलावा जो सेक्टर्स हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ एक बार। सूर्य के जो सेक्टर है पब्लिक सेक्टर, और चंद्रमा के
गैस और शिपिंग सेक्टर, मंगल के ऑटोमोबाइल सेक्टर, बुध के टेक्सटाइल और कंज्यूमर गुड्स सेक्टर, गुरु के बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर, शुक्र के मीडिया और शुगर सेक्टर, शनि का मेटल सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, राहु का कम्युनिकेशन और टेक्निकल सेंटर और केतु का इंफॉर्मेशन पावर टेक्नोलॉजी सेक्टर। इसमें आप अगर निवेश करते हैं तो आपको हानि की संभावनाएं नहीं रहती। इसी तरह राशियों को भी कुछ को अलग अलग चीजों में बांटा है। जैसे अपन किसी चीज को भी इसमें हानि लाभ का अपन देख सकते हैं। जो राशि चक्र के संकेत हैं वो मेष राशि जो है गोल्ड को और मसूर की दाल को इंडिकेट करता है। इवन ये मेष राशि जो है गेहूं को, पीतल को, तांबे को और लोहे को भी इंडिकेट करती है। टॉरस राशि जो है वस्त्र को, चावल को, कॉटन को, जूट को, शेयर को और शुगर को इंडिकेट करती है। मिथुन राशि बजरी, ज्वार, मकई, ऑयल और पेपर को इंडिकेट करती है। कैंसर राशि सिल्वर से बने हुए आइटम को इंडिकेट करती है। इसके बाद आपके एक तुला ये सिंह राशि जो है स्वर्ण और चमड़े को इंडिकेट करती है। कन्या राशि आपके पल्स को, मतलब दालें, उनको इंडिकेट करती है। तुला राशि आपके मस्टर्ड, वस्त्र और अरहर की दाल को इंडिकेट करती है। वृश्चिक राशि की गुड़, चमड़ा और ऊन को इंडिकेट करती है। धनु राशि ऑयल और साल्ट को और शेयर, रबड़ के शेयर और फॉरेन बॉन्ड्स के जितने भी होते हैं और इंश्योरेंस, कॉरपोरेशन, गोल्ड और कोल को इंडिकेट करती है। इसके बाद मकर राशि जो है वो गोल्ड, कोल और ब्लैक पेपर को इंडिकेट करती है। कुंभ राशि स्टोन, जेम्स, सिल्क, आयरन और शेयर को इंडिकेट करती है। और मीन राशि जो है फल को और परफ्यूम को, मेडिसिन को इंडिकेट करती है। अब देखिए इसमें दो ग्रुप बनाए गए हैं। ग्रुप नंबर ए जो है वो नैसर्गिक मैत्री के संबंध वाले हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, नेपच्यून और प्लूटो, ये ग्रुप ए में लिए गए हैं। ग्रुप बी में बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु और हर्षल, इनको लिया गया है। ये नैसर्गिक मित्र संबंध वाले हैं। अब नैसर्गिक आपके अशुभ ग्रह कौन कौन से हैं? नैसर्गिक अशुभ ग्रह में पहले शुभ ग्रह बता देता हूं आपको। बुध है, शुक्र है, गुरु है और चंद्रमा भी कौन सा, मतलब जो क्षीण का चंद्रमा नहीं हो। तो षष्ठी से लेके और कृष्ण पक्ष की दशमी तक का जो चंद्रमा होता है उसको क्षीण का चंद्रमा नहीं कहते, लेकिन क्षीण का चंद्रमा जो है वो पापक ग्रह में माना जाता है। अशुभ ग्रह में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, प्लूटो और हर्षल को माना जाता है। ये आप चीजें अगर ध्यान रखेंगे तो आपको संभावनाएं कम हो जाती है। अब आप देखिए इसमें जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो चंद्रमा के जो मित्र हैं वो सूर्य और बुध हैं। इनके नेचुरल जो हैं वो मंगल, गुरु, शुक्र और शनि हैं। अब इनके जो एनिमीज हैं, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर आ रही है। हाँ सर आ रही है अब। आ रही है सर। जी।
तो इसमें जो आपके मैंने बताया अभी आपको कि इसमें नैसर्गिक शुभ ग्रह मैंने बताया बुध, शुक्र, गुरु, चंद्रमा, नेपच्यून। नैसर्गिक अशुभ ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, हर्षल और प्लूटो। ये नैसर्गिक अशुभ ग्रह हैं। इसमें अपन ये भी बता दूं मैं आपको कि अब सर आवाज चले जा रही है बार बार। सूर्य से जो आपके इनके मंगल सॉरी चंद्रमा के जो हैं सर आपको कुछ वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है क्या? नेट की प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा। चलो नेट आज मैंने चेंज कराया तो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। अब देखिए वेद का फल जो है वो किस तरह से होता है। शुभ ग्रह स्वामी जो है स्वयं हो तो पूर्ण को वैध करता है। शुभ ग्रह स्वामी का मित्र हो तो 3 पाद वैध करता है। शुभ ग्रह स्वामी का अगर सम है तो 2 पाद वैध करता है। शुभ ग्रह स्वामी का शत्रु हो तो 1 पाद वैध करता है। अशुभ ग्रह स्वामी का स्वयं को 1 पाद वैध करता है। अशुभ ग्रह स्वामी का मित्र हो तो 2 पाद वैध करता है। अशुभ ग्रह स्वामी का सम हो तो 3 पाद वैध करता है और अशुभ ग्रह स्वामी का शत्रु हो तो पूर्ण वैध करता है। ये इसके वैद के जो है वो नियम है। और इसमें भी जो दृष्टि के योग की अवधि है वो 30 डिग्री में आपके हर एक जो राशि है अपनी वो 30 डिग्री की होती है। 12 राशियां मिलकर 360 डिग्री बनती है। तो 30 डिग्री में 35 मिनट का होता है दृष्टि योग की अवधि, जिससे अपन समय निकाल सकते हैं कि कब शेयर अप डाउन होगा। 45 डिग्री पर 52 मिनट होता है। 60 डिग्री पर 1 घंटा 10 मिनट होता है। 90 डिग्री पर 3 घंटा 30 मिनट होता है। 120 डिग्री पर 2 घंटा 20 मिनट होता है। 135 डिग्री पर 2 घंटा 35 मिनट होता है। 150 डिग्री पर 2 घंटा 25 मिनट होता है। 180 डिग्री पर 3 घंटा 30 मिनट होता है। 360 डिग्री पर 3 घंटा 30 मिनट होता है। और क्रांति साम्य में मतलब 360 डिग्री और क्रांति साम्य जो है वो उसमें भी 3 घंटा 30 मिनट को लिया जाता है। अब इसमें जो विशेष चीज देखने की है कि अपन जो वरपंचक नाड़ी जो है जिससे अपन वेद की संज्ञता देखते हैं, इसमें आपके तिथि मतलब कौन सी तिथि है, नंदा है, भद्रा है, जया है, रिक्ता है या पूर्णा है, पहले वो देखेंगे। फिर कौन सा स्वर है, उस व्यक्ति का नाम क्या है या उस शेर का नाम क्या है। अब जैसे अपन मुंबई में से स्टार्ट होती है अपनी, क्योंकि बीएससी का जो ऑफिस है मुंबई में है, तो अपन मुंबई का मैं लेंगे। इसके बाद वर्ण कौन सा है, उसके बाद वर्चन पंचक नाड़ी में केवल 5 चीजों का ही समावेश है। इसमें स्वर, वरपंचक नाड़ी में हमेशा 5 चीजें ही ली जाती है। इसमें एक तो स्वर और एक तिथि, एक राशि और मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बीच में आवाज चली जाती है मेरी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। इसमें 5 चीजों का समावेश होता है। एक तिथि, एक स्वर,
एक नक्षत्र, एक राशि, ये 5 चीजें बनके वरपंचक नाड़ी बनता है और इन 5 चीजों से ही सब चीजों का आपको देखा जाएगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है मुझसे। किसी को कोई भी अगर डाउट है तो पूछ सकता है मुझसे। वाम वैद कौन सा करेगा, दक्षिण वैद कौन सा करेगा, सन्मुख वैद कौन सा करेगा। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर जी, मकर राशि वाले कौन सा ट्रेडिंग करना चाहिए? मकर राशि वाले कौन से स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए? सर, मकर राशि शनि को डिकोड करती है, तो शनि से रिलेटेड आपको जैसे आपके शेयर बाजार में लोहा है, ऑयल है और प्रॉपर्टी है, उसमें आपको निवेश करना चाहिए। सर फिर एक बार आवाज कम आ रही थी आपकी। शनि में जो है मेटल है, सीमेंट है, लोहा है और कृषि यंत्र है और माइनिंग सेक्टर में आपको निवेश करना चाहिए, उससे रिलेटेड शेयर्स को। अच्छा। लेकिन पहले आप ये देख लें कि आपकी कुंडली में या गोचर में उस दिन में आपको वो फल देगा या नहीं देगा। दूसरा, आपको जो भी ट्रेड कर रहे हैं उसकी होरा में करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे अगर शनि से रिलेटेड आप कोई भी शेयर ले रहे हैं तो शनि की होरा देख लें। अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो गुरु होरा देखें। इस तरह से होरा देखेंगे तो आपको रिजल्ट, जैसे गुरु के शेयर बाजार में बीमा कंपनी है, सिल्वर है, रबड़ है और कंफर्ट की चीजें जो हैं वो गुरु को डिकोड करती हैं, तो उससे रिलेटेड गुरु की होरा में अगर करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे। गुरुजी फॉरेक्स में ट्रेडिंग है जी। मैं मेरी क्लास में आपको ये भी बताता हूँ कि कितने बज के कितने मिनट पे कौन सा शेयर जो है अप डाउन होगा। ओके जी, क्योंकि ये थोड़ा विस्तार वाला विषय है तो उसके लिए हाँ, लेकिन वो चीजें मैं समझाता हूँ मेरे क्लास में, और ये 10 दिन की क्लास होती है मेरी। ओके गुरुजी, ओके, थैंक यू। और भी किसी को कोई पूछना है तो पूछ सकता है। हेलो जी बोलिए मैडम। सर, एक्चुअली आप कुंडली देखते हैं, आपका चार्जेस क्या है? 2100 रुपया है मैडम। ओके, आई वांट टू गो दैट सेशन। जी जी जी। ओके, आई विल टॉक यू पर्सनली फॉर दैट। जी जी जी, मेरा नंबर आप नोट कर लें। या आई हैव ऑलरेडी योर नंबर सर। नो प्रॉब्लम। या थैंक यू सर। जी, लेकिन निवेश में कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए, पहले अपन देख के निवेश करेंगे तो कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। मैं इसमें आपको शेयर बाजार के अलावा इसमें जो अपने गुड्स हैं, दालें हैं या अपने कोई भी चीज की गुड्स हैं, तो वो किस तरह से अप डाउन होती है उसका भी मैं सिखाता हूँ। ये नहीं कि शेयर बाजार का ही इसमें देख सकते हैं, इसमें सभी चीजों का उतार चढ़ाव का अपन प्रेडिक्शन पहले से कर सकते हैं। हेलो जी बोलिए मैडम। सर, आई एम मोस्ट प्रोबेबली आई एम इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी। ओके ओके ओके, तो वो भी बताता हूँ मैं कैसे उसको देखते हैं। थैंक यू सर। हाँ, फोरेक्स का भी बताता हूँ। ओके, नहीं बताता हूँ किस तरह से वर्क करता है। थैंक यू सर। किसी का और भी कोई किसी का सवाल है तो पूछ सकता है। गुरुजी, इसमें मुझे ये पता करना था, जैसे अभी आजकल जैसे मार्केट डाउन है, तो इसमें हम लोग ये भी डिसाइड कर पाएंगे कि कब मार्केट मतलब एक लो बना के ऊपर। पहले से मैं ये ग्रुप में, ग्रुप के अलावा मैं 10 दिन के प्रेडिक्शन, एडवांस प्रेडिक्शन भी करता हूँ। 10 दिन के मैं मेरा एक बुलेटिन निकालता हूँ, जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनको मैं बुलेटिन भी भेजता हूँ, लेकिन उसके चार्जेस हैं। मैं 2000 रुपीज पर मंथ लेता हूँ और 10 दिन के प्री प्रेडिक्शन देता हूँ। ओके,
10 दिन के प्री प्रिडिक्शन मिलेंगे आपको उसमें, एंड दैट इज चार्जेस वेरी रीजनेबल। वो बुलेटिन मेरा जैसे आने वाले आपके जैसे 21 से 30 तक का जो प्रिडिक्शन है वो मैं 19 तारीख को ही भेज देता हूँ, और जैसे 1 से 10 का प्रिडिक्शन है मैं 28-29 को भेज देता हूँ। तो आप उससे भी प्रिडिक्शन देख सकते हैं कि आज मार्केट का क्या रुख रहेगा। ओके जी, और भी किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। इसके अलावा मैं जब क्लास होती है उसमें दक्षिण क्रांति और उत्तर क्रांति ये सब पढ़ाता हूँ मैं, किस तरह से होती है, किस तरह से मार्केट अपने आप का चेंज करता है, कैसे रुख बदलता है सब। इसमें मेन जो चीज है सर्वतोबद्ध चक्र में केवल 5 चीजों का ही ध्यान रखना है, नक्षत्र, राशि, स्वर, अक्षर और तिथि। इन चीज को अपन पकड़ के अपन वैध कर सकते हैं। उत्तर दिशा की वक्री क्रिया हमेशा वाम वैध करते हैं, दक्षिण वैध हमेशा शीघ्र गति वाले करते हैं, सन्मुख वैध हमेशा धीमी गति और सामान्य गति वाले करते हैं। ये अपन को ध्यान रखना है। सूर्य, चंद्र, राहु, केतु तीनों साइड का वैध कर सकते हैं। और जो अब आप पूछेंगे कि चंद्रमा अच्छा सौम्य ग्रह है या क्रूर ग्रह है, तो जो पूर्णिमा से लेके षष्ठी के शुक्ल पक्ष की षष्ठी से और कृष्ण पक्ष की दशम तक जो चंद्रमा होता है वो सौम्य होता है, उसके बाद में वो उसको क्रूर ग्रह में माना जाता है। ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि अस्त कितने अंश पर हो जाता है। जैसे चंद्रमा जो है 12 अंश पर सूर्य से अस्त हो जाता है, सॉरी हाँ, और मंगल जो है 17 अंश पर होता है, बुध 13 अंश पर होता है, गुरु 11 अंश पर होता है, शुक्र 9 अंश पर होता है, शनि 14 अंश पर होता है, हर्षद 16 अंश पर होता है, नेपच्यून 11 अंश पर होता है और प्लूटो 16 अंश पर होता है। इस तरह से ये अपन जो भी, क्योंकि अस्त ग्रह का कोई भी इसमें कोई रोल नहीं रहता, अस्त ग्रह कोई भी उसमें कोई भी प्रॉमिस नहीं देता। और देवगण के जो नक्षत्र हैं हमेशा तेजी देते हैं, मनुष्य गण के नक्षत्र हमारे बाजार में स्थिरता रखते हैं, और राक्षस गण के नक्षत्र हमेशा तेजी और मंदी की तरफ अपना रुख बदल देते हैं। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। मेरी वॉइस नहीं आ रही? आ रही है? यस यस अभी आ रही है। दोबारा मैं बोल देता हूँ, देवगण के नक्षत्र हमेशा तेजी देते हैं, मनुष्य गण के नक्षत्र जो है बाजार में स्थिरता रह जाते हैं, राक्षस गण के नक्षत्र हमेशा तेजी और मंदी दोनों दे सकते हैं। तो ये फिर कई टूल्स हम यूज करते हैं, क्लास में सिखाता हूँ मैं कि किस तरह से बाजार के रुख को देखा जाता है और टाइमिंग्स निकाली जाती है। केतु कब अस्त होता है? हेलो गुरु जी, केतु कब अस्त होता है? नहीं, इसमें देखिए राहु और केतु जो है 11 अंश पे अस्त होते हैं। 11 अंश पे अस्त होते हैं। हेलो गुरु जी, हाँ बेसिक एस्ट्रोलॉजी आना जरूरी है। हाँ, बेसिक एस्ट्रोलॉजी आना जरूरी है, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी की सबसे बड़ी विधा है सर्वतोबद्ध चक्र। इसमें आपको लेकिन बेसिक तो आनी ही चाहिए आपको। अगर बेसिक आएगी तो आप आराम से इसको सीख सकते हैं।
और भी किसी का केतु कोई के सवाल है? नहीं, केतु और राहु हमेशा कभी भी अस्त नहीं होते। सॉरी, गलत बोल गया। केतु अस्त नहीं होते हैं, लेकिन हाँ जी, केतु और राहु अस्त नहीं होते कभी भी। लेकिन बृहद संहिता में तो 1000 केतु के बारे में दिया गया, उसमें उदित और अस्त के बारे में दिया गया, वो कैसे पता करेंगे? नहीं, इसमें केतु और राहु का अस्त नहीं है, क्योंकि इसमें हमेशा जो अपन इसमें सर्वतोभद्र चक्र में केतु हमेशा दक्षिण, केतु और राहु और सूर्य चंद्रमा ये तीनों वैध करते हैं, जिसमें राहु और केतु हमेशा दक्षिण वैध करते हैं। इसमें अस्त का कोई रोल नहीं है। नहीं, लेकिन बृहद संहिता में दिया गया है 101 केतु के बारे में और 1000 केतु के बारे में, लेकिन उसमें भी अस्त का वर्णन किया गया है जी। उसको कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा केतु है? 1000 केतु है तो कौन सा केतु अस्त चल रहा है या उदित हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा? नहीं, इसमें सर्वतोभद्र चक्र में ऐसा कोई भी नियम नहीं लागू होता। नहीं, सर्वतोभद्र तो ये तो वैदिक से ही रिलेटेड है ना, तो बृहद संहिता में तो उसको लिया गया है, 1000 केतु का विवरण दिया गया है जी। जैसे 25 केतु का दिया गया है कि हाँ भाई 25 केतु इसका है, तो इसके है, लेकिन उसमें भी उदय और अस्त को लिया गया है, वो कैसे पता करेंगे? वो भी तो वैदिक में ही आ जाएगा सर्वतोभद्र के अनुसार। उसका राहु भी है जी। केतु के बारे में तो उसमें बहुत विस्तृत विवरण दिया गया है। जी जी जी। नहीं, राजीव जी बोल रहे हैं, मैं राजीव जी से पूछना चाह रहा था, राहु और केतु अस्त होते हैं क्या? नहीं 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 होते। लेकिन केतु अस्त विवरण तो मिलता है, लेकिन वो कैसे पता चलेगा कि केतु अस्त होता है या उदय कब होता है? 1000 केतु के बारे में 1000 केतु के बारे में विवरण दिया गया है जी बृहद संहिता में। तो उसे कैसे पता करेंगे? और उसमें भी उदय और अस्त का विवरण दिया गया है, उसके वर्ण की परिभाषा दी गई है जी। किस किस समय। अब कोई केतु है कि जो 2500 वर्ष में आता है, कोई 3000 वर्ष में आता है, कोई 2000 वर्ष में आता है, तो उसे कैसे पता करेंगे? नहीं, इसमें तो कोई इस तरह का विवरण नहीं है सर। नहीं, आखिर ये जितना भी सर्वतोभद्र है, ये तो ब्रह्मयामल से ही निकला है। जी जी जी। ब्रह्मयामल में है, ब्रह्मयामल से ही मैक्सिमम वैदिक ग्रंथ को लिया गया है जी। 1000 केतु के बारे में कुछ बता सकते हैं तो बताइए। कोई जैसे कि मृत्यु, इसका भूमिपुत्र केतु है जिसमें 22। देखिए, जो केतु जो है, इतना मैं बताता हूँ आपको, केतु हमेशा मंगल जैसा फल देता है। नहीं, लेकिन इसमें आपने देखा मंगल जैसा फल देता है। मंगल जैसा फल देता है, लेकिन इसमें शनि के भी 60 केतु बताए गए हैं। इस शनि के पुत्र 60 केतु हैं, उनका विवरण है। शुक्र के 84 केतु हैं, बृहस्पति के 65 केतु हैं, बुध के 51 केतु हैं। राजीव रंजन जी बोलिए। तो आप केतुओं की बात कर रहे हो, सब उपग्रह हैं। उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है, उपग्रह तो है। शनि के उपग्रह हैं, कुछ अलग अलग सब ग्रहों के उपग्रह, जो आप इनकी बात करते हो वो केतु संहिता में दिए गए हैं, वो संहिता ग्रंथ है। हेलो, और आप ये जो ब्रह्मयामल की बात करते हो, ब्रह्मयामल नहीं, इसमें रुद्रयामल भी है इसके अंदर। रुद्रयामल में इसका विवरण नहीं दिया गया है। किसका? ये ब्रह्मयामल ही पूरा नहीं है गुरुदेव। नहीं, ब्रह्मयामल तो मिलता ही नहीं है, देखने को अभी तक नहीं मिला। ब्रह्मयामल मिलता क्यों नहीं है देखने को? आप देखोगे तो मिलेगा ना आपको। नहीं, अभी तक तो मुझे नहीं मिला। अगर हो तो कोई लिंक तो भेजिएगा। इसका मतलब ये नहीं है ब्रह्मयामल की मैं बुक डाल दूंगा। 1000 केतु तो नहीं देखने को मिले। मैं बुक डाल दूंगा, अभी इसी ग्रुप में डाल दूंगा।
मेरे पास है ब्रह्मामल की बुक। ब्रह्मयामल की बुक है जिसमें विवरण दिया हुआ है? मेरे पास 9,500 बुक हैं। अच्छा अच्छा, मैं अभी डाल देता हूँ, इस ग्रुप में डाल दूंगा। जी जी जी। मेरे पास वैदिक की 9,500 किताबें हैं। हाँ हो सकती है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए आपको ब्रह्मामल पढ़नी है तो अभी डाल देता हूँ। राजीव भाई, बैठा अभी भेज देता हूँ इनको। सूर्य और बुध जो है, और सूर्य और शुक्र है, ये सब तक हो जा सकते हैं। आप उसमें देखो संहिता में जाकर। हाँ दिए, अब आप परिस्थिति बताओ, नहीं हो क्या पाएगी। बोलिए, क्या 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 नहीं समझे, फिर से बोलिए। ये बोल रहे हैं कि सूर्य और शुक्र जाएगा, 1 by 1 बोलिएगा तो फिर समझ में आएगा ना। सूर्य से बुध सप्तम स्थान में जाएगा। हाँ, जाता है क्या? क्या जानता है? 180 नहीं जाता, कभी भी हाँ? नहीं जाएगा। सूर्य से कौन? बुध 180 डिग्री पर जाएगा। बुध कैसे जाएगा? 28 डिग्री से ऊपर तो जाता ही नहीं है बुध। आप बृहद संहिता उठाकर देखिए। वही तो बोल रहे हैं कि बुध 28 डिग्री से ऊपर जाएगा नहीं। शुक्र 48 डिग्री से ऊपर जाएगा ही नहीं, तो 180 डिग्री का बात ही कहाँ है? अरे भाई, पर आप उसको देखो ना, बृहद संहिता में देखिए, उसमें लिखा है, आप सामने चला जाता है। नहीं, आप कौन सा बृहद संहिता आप पढ़ रहे हैं उस पर डिपेंड है। बृहद संहिता में तो भाव का तो कोई चर्चा ही नहीं किया गया। अरे भाई, बृहद संहिता कौन सी पढ़ रहे हैं? बृहद संहिता मतलब बरामीर की है बृहद संहिता। तो ब्राह्मण की, लेकिन अनुवादक कौन है? टीका कौन किए हैं? आप बोलो, चलो आप जो बोलो वो उसके अनुवादक में आपको अभियान दिखा दूं। बताइए कौन से में? आपको कौन सा अनुवादक चाहिए बताइए राजीव जी। सुरेश चंद्र मिश्रा में कहाँ दिखता है मुझे? सुरेश चंद्र मिश्रा में आपको ये सब चीजें नहीं दिखाई देती। अभी तक तो नहीं दिखा है, अब दिखाइएगा तो हो सकता है पेज नंबर वाइज हम पहुंच जाए वहाँ। और 1000 केतु सुरेश चंद्र मिश्रा जी ने दिखा दिए उसमें। हाँ, उसमें तो दिखाया है। 1000 केतु बता दिए। हाँ, 1000 केतु का विवरण फुल नहीं दिया है, लेकिन मैक्सिमम केतु को आइडेंटिफाई कर दिया है कि इनके इतने पुत्र हैं, इनके इतने पुत्र हैं, इनके इतने पुत्र हैं। केतु गिनती होनी चाहिए ना भाई, वो लेकिन सबसे पहली बात है कि मान लीजिए कि जो भी आदमी रिसर्च कर रहे हैं उन्हें तो पता हो कि कैसे वो पता लगेगा। ठीक है, उनमें विवरण दे दिया है। तो भद्र चक्र में उनका कोई उल्लेख नहीं है उपग्रह का, केवल ग्रह का उपयोग सर्वतोभद्र में भी बहुत सा चीज है। यहाँ तक कि सूक्ष्म में जाइएगा तो आधा डिग्री पर भी आपको मिलेगा। नहीं, वो आपने पूरे नमाज पे भी जाना पड़ता है। और हर एक देखिए, हर एक मैं बता दूं आपको, हर एक जो नक्षत्र है उसके भी 9 चरण पे जाना पड़ता है, तब जाके सर्वतोभद्र चक्र के रिजल्ट सामने आते हैं। सर्वतोभद्र चक्र कोई ऐसे ही नहीं है। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं कि जब उसमें नमाज में आइएगा, नमाज का भी वर्गीकरण कीजिएगा, उसके भी जाना पड़ेगा, नमाज पे जाना पड़ता है। हाँ, हर एक नक्षत्र उसके अनुसार रिजल्ट मिलेंगे। हाँ जी, लेकिन केतु के उपग्रह का कोई विवरण नहीं है सर्वतोभद्र। नहीं, केतु का बताइए मुझे कौन सी बुक में? नहीं देखिए, आप मुझे बताइए कि सर्वतोभद्र चक्र कौन सी बुक पे के उपग्रह का विवरण है? देखिए उसमें नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज है ना कि जो जानकारी बताइए, मेरे पास 9,500 किताबें हैं, आपको रेफरेंस बता सकता हूँ। देखिए, इसमें कोई भी आपके उपग्रह का विवरण नहीं है सर्वतोभद्र चक्र में। नहीं, देखिए सर्वतोभद्र में नहीं है, लेकिन केतु के बारे में यहाँ केवल सर्वतोभद्र चक्र की बात हो रही है। आप कहाँ उसको मान ले गए आप इस समय? चलिए ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? मेरे पास जितनी बुक है शायद किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं होगी। और सब ई बुक है, ई बुक। मैं 1 मिनट में आपको सेंड कर सकता हूँ। कौन सी बुक चाहिए आपको? चलिए अपनी यही क्लास को विराम देते हैं। ये क्लास मेरी 16 तारीख से स्टार्ट हो रही है। इसके 7,230 है। कोई भी अगर एनरोल्ड पहले 10 जो करेगा उसको 700 रुपए का डिस्काउंट है। और अगर कोई सिर्फ रिकॉर्डिंग लेना चाहते हैं तो 5,500 रुपया है।
और रिकॉर्डिंग प्रॉपर मिलेगी, पूरे नोट्स मिलेंगे, पूरे PDF मिलेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपन अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। किसी को भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है और मेरे साथी हैं अंकित जी, उनसे पूछ सकता है। अगर किसी भी क्लास के बारे में कुछ पूछना है तो मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरे मित्र जो है अंकित जी, उनसे संपर्क कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सभी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। खतरनाक माणूस आहे. 9:30 वैदिक बुक पे देख रहा है।